ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। 13 जनवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरानी इंसानी हकूक की तंजीम का कहना है कि ईरान भर में मुजाहिरों के दौरान 9 बच्चों समेत 648 मुजाहिरीन हलाक हो गए। Right now we have a number of 490 confirmed protester deaths. That includes 8 children. And we are still right now investigating over 500 additional cases. व्हाइट हाउस ने ऐलान किया है कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैक्स आयद होगा, जबकि सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। The president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. जानिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कौन है और उनका खानदान ईरान की सियासत में कितना बाअसर है। आयतुल्ला अली खामेनाई 1989 में ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए थे। उनका तकर्रुर मुल्क में इस्लामी इनकलाब के बानी और पहले रहबर आला आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद किया गया था। ईरान की साबिक मलिका फराह पहलवी ने कहा है कि हम जल्द ही ईरान में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। پایان شب سیاه‌سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت. पाकिस्तान की मुतअद्दिद ममालिक से JF-17 थंडर तैयारों की फरोख्त पर मुज़ाकरात की तस्दीक। क्या इन माहिदों में चीन की मर्जी शामिल होगी? इंडिया की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल का कहना है कि तारीख हमें चैलेंज करती है और हमें अपनी तारीख का बदला लेना होगा। प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। जानिए सर्दियों में प्यास क्यों कम लगती है और पानी की कमी खामोशी से सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है। मजीद ये भी जानिए कि रिटायर्ड आउट क्या है, जिसके जरिए मोहम्मद रिजवान को अपनी ही टीम के कप्तान ने पवेलियन वापस बुला लिया। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरानी इंसानी हुकूक की तंजीम का कहना है कि जब से ईरान में मुजाहिरे शुरू हुए हैं अब तक 9 बच्चों समेत कम अज कम 648 मुजाहिरीन हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। नॉर्वे में कायम तंजीम के डायरेक्टर महमूद अमीर मकदाम ने BBC फारसी को बताया कि ये तादाद कम से कम है और अंदाजा है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। उनके बकौल क्योंकि हमें बहुत से शहरों से काबिल एतमाद मालूमात नहीं मिली हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम का ये भी कहना है कि इंटरनेट की बंदिश और मालूमात तक रसाई पर सख्त पाबंदियों की वजह से मौजूदा हालात में आज़ादाना तस्दीक को शदीद मुश्किलात का सामना है और इन हालात में दस्तावेज करना तकरीबन नामुमकिन है, जिस तरह तंजीम ने हमेशा किया है। ईरानी इंसानी हुकूक की तंजीम ने अंदाजा लगाया है कि हिरासत में लिए गए अफराद की तादाद 10,000 से ज्यादा है। Right now we have a number of 490 confirmed protester deaths. That includes 8 children. And we are still right now investigating over 500 additional cases. So that means that should we confirm all of these numbers, the number of those killed will exceed 1,000. And that's in just 15 days, which is, it's extraordinary. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज ऐलान किया कि ईरान से तिजारती ताल्लुक रखने वाले ममालिक से आने वाली अशिया पर 25% टैरिफ नाफिज कर दिया गया है। ये इकदाम तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए किया गया है, जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुके हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है, ताहम उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि ईरान के साथ कारोबार करने की तारीफ क्या होगी या किस नौयत का कारोबार करने वालों पर ये महसूलात आयद किए गए हैं। दूसरी जानब अमरीकी नशरियाती इदारे CBS के मुताबिक वजारत दिफा के 2 आला हुकाम ने बताया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी पैमाने पर फौजी ऑप्शंस और खुफिया कार्रवाइयों के मंसूबे पेश कर दिए गए हैं, जो रिवायती फजाई हमलों से कहीं आगे हैं।
ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर के कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज यानी मंगल के रोज व्हाइट हाउस में मुनक्कद होगा, जिसमें ईरान के खिलाफ ताज़ा तरीन ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। ताहल ये वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप खुद इस इजलास में शरीक होंगे या नहीं। ताहम उन्होंने बारहा कहा है कि अगर ईरान में मुजाहिरीन का कत्ले आम हुआ तो अमरीकी हुकूमत ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में जारी मुजाहिरों के खिलाफ मुमकिन इकदामात पर गौर कर रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक सदर हमेशा तमाम ऑप्शंस पर गौर करते हैं और फिजाई हमला भी इनमें शामिल है। तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने साफियों को बताया कि सफारतकारी सदर का पहला ऑप्शन है। उन्होंने कल रात भी यही कहा था। ईरानी हुकूमत की जानिब से अवामी सतह पर जो बयानात दिए जा रहे हैं वो उन पैगामात से मुख्तलिफ हैं जो हमें निजी तौर पर मौसूल हो रहे हैं और सदर इन पैगामात पर गौर करने के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा कि सदर ने बारहा साबित किया है कि वो जब भी जरूरी समझे तो फौजी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और ईरान इस हकीकत को सबसे बेहतर जानता है। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. वाज़ेह है कि ईरान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों में चीन, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की और इंडिया भी शामिल हैं। ये नया टैरिफ उस वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल किया गया तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ऐलान किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ कारोबार करने वाले हर मुल्क को अमेरिका के साथ होने वाले तमाम तिजारती लेन देन पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। व्हाइट हाउस ने इस फैसले के बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की जिनमें यह वजाहत शामिल हो कि किन मुमालिक की दरामदाद सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी। ईरान में करेंसी यानी रियाल की कदर में शदीद कमी के बाद दिसंबर के आखिर में अवामी एहतजाज शुरू हुआ जो अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए एक बड़े सियासी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम HRANA के मुताबिक ईरान में तकरीबन 500 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि BBC के ज़राए का कहना है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मजीद हजारों अफराद को गिरफ्तार किए जाने की इतलात भी हैं। जुमेरात की शाम से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट के बाइस दुरुस्त और ताज़ा मालूमात हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। BBC और दीगर बैनुल-अक़वामी खबर रसां इदारे ईरान के अंदर से बराह रास्त रिपोर्टिंग करने से कासिर हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट ने ईरान के सफारतकारों और दीगर नुमाइंदों के उसकी इमारत में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय पार्लियामेंट की सदर रॉबर्टा मेट्सोला ने ऐलान किया कि उन्होंने ये फैसला ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों को पुरतशद्दद अंदाज में दबाने की वजह से किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय पार्लियामेंट ऐसी हुकूमत को कानूनी हैसियत देने में मदद नहीं करेगी जिसने तशद्दद, जबर और कत्ल पर अपनी बका कायम की हो। यूरोपीय पार्लियामेंट यूरोपीय यूनियन का कानून साज इदारा है और इसका सदर दफ्तर फ्रांस में है। ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज अब रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की हुक्मरानी के खात्मे के मुतालबात में तब्दील होते जा रहे हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने मुजाहिरीन को शरपसंद और फसाद फैलाने वाले करार देते हुए कहा है कि इस्लामी जमहूरिया अपने वजूद पर किसी दबाव में नहीं आएगी। आयतुल्लाह खामनाई 1989 से ईरान के रहबर आला हैं और मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत समझे जाते हैं। वो रियासत के सरबराह, मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ और तमाम अहम रियासती मामलात में हतमी इख्तियार रखते हैं। किसी भी कानून, पॉलिसी या इंतखाबी अमल पर वीटो का हक भी उन्हें हासिल है। 1939 में मशहद में पैदा होने वाले खामनाई 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद उभरे। 1981 में सदर मुंतखब हुए और आयतुल्लाह खमीनी की वफात के बाद रहबर आला बने। आयतुल्लाह खामनाई कौन है और उनका खानदान ईरान की सियासत में कितना बाअसर है, जानिए उमर आफरीदी से। आयतुल्लाह अली खामेनाई 1989 में ईरान के रहबर आला यानी सुप्रीम लीडर मुकर्रर हुए थे। उनका तकर्रुर मुल्क में इस्लामी इनकलाब के बानी और पहले रहबर आला आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद किया गया था।
ریاست کا سربراہ اور فوج کا کمانڈر ان چیف ہونے کے ناطے رہبر اعلیٰ ملک کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے۔ گویا امور مملکت میں رہبر اعلیٰ کی بات حرف آخر ہے۔ اگرچہ ابتدائی طور پر بعض حلقوں میں علی خامنہئی کو خمینی کا جانشین ہونے کا اہل نہیں سمجھا گیا تھا، مگر گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں میں انہوں نے مقتدرہ، عدلیہ اور فوج سمیت مختلف شعبوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ خامنہئی مذہبی تعلیم کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں بھی فعال رہے۔ اپنے خطبوں میں انہوں نے کھل کر شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کی پاداش میں خفیہ پولیس نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ کبھی جلاوطنی تو کبھی روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ تاوقتے کے 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی سرکردگی میں شاہ ایران کے خلاف ملک گیر احتجاج انقلاب ایران پر منتج ہوا اور شاہ کو راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ انقلاب کے 1 سال بعد خمینی نے خامنہئی کو دارالحکومت تہران میں جمعے کی نماز کا امام مقرر کیا۔ 1981 کے انتخابات میں وہ صدارتی امیدوار بنے۔ اسی مہم کے دوران ایک حملے میں ان کا دایاں بازو ناکارہ ہو گیا۔ اسی سال وہ بھاری عوامی مینڈیٹ سے ایران کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں خمینی کے مشن کا دفاع کرنے اور اسے آگے بڑھانے کا عہد کیا۔ خامنہئی نے ایران میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ وہ پرامن ایٹمی پروگرام کے حصول کو ایرانی عوام کا حق قرار دیتے ہیں۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت نہیں حاصل کر رہا، مگر پرامن جوہری توانائی کے حصول کے لیے اپنے لوگوں کے حق اور ان کی ضروریات کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ مغرب تہران کے جوہری پروگرام کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ اسرائیل اسے اپنی بقا کے لیے خطرہ قرار دیتا ہے۔ چند سال پہلے خامنہئی نے پیغمبر اسلام کی تمام بیویوں اور سنیوں کے لیے مقدس تمام ہستیوں کے بارے میں بدگوئی کرنے کو ممنوع قرار دیا اور ایسی باتوں کے خلاف اسلام ہونے کا فتویٰ جاری کیا۔ 86 سال کے آیت اللہ خامنہئی 1939 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ مرکزی تہران کے ایک احاطے میں بنے گھر میں اپنی بیوی منصورہ خجستہ باقرزادہ کے ساتھ سادگی سے رہتے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کا خاندان شاذ و نادر ہی عوام یا میڈیا کے سامنے آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باغبانی اور شاعری ان کے پسندیدہ مشاغل ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ علی خامنہئی جوانی میں سگریٹ بھی پیتے تھے، جو ایران میں کسی مذہبی رہنما کے لیے ایک غیر معمولی بات ہے۔ ایران کی سابق ملکہ فرح پہلوی نے ایرانی عوام کے نام اپنے تازہ پیغام میں کہا ہے کہ میرے ہم وطنوں، امید کو قائم رکھیں، مضبوط رہیں اور یقین رکھیں کہ جلد ہی ہم سب ایران میں آزادی کا جشن منائیں گے اور روشنی تاریکی پر غالب آئے گی۔ فرح پہلوی نے پیر کے روز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک آڈیو پیغام کے ساتھ تحریری بیان بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے ایرانی عوام کی بہادری، وطن سے محبت اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر کے لاکھوں افراد نے ان کی جدوجہد کی حمایت کی ہے۔ پایان شب سیاه سفید است، نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد گشت۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریک دور کے حکمران آپ کی آواز سے خوفزدہ ہو کر دنیا سے آپ کے روابط منقطع کر رہے ہیں، لیکن آپ کا پیغام اتنا واضح ہے کہ اسے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے احتجاجی مناظر جلد یا بدیر سینسرشپ کی دیواریں توڑ کر دنیا کو حیران اور متاثر کریں گے۔ سابق ملکہ نے ایران میں مظاہرین کے قتل عام پر گہرے افسوس اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر بے گناہ ایرانی کا خون میرے لیے ذاتی دکھ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ میں ایرانی والدین کے ساتھ سوگ میں شریک ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ انہوں نے زخمیوں کی صحت یابی کی دعا کرتے ہوئے ایرانی مسلح افواج کو مخاطب کیا اور کہا کہ یاد رکھیں کہ کسی حکومت کی بقا یا کسی مفاد کا تحفظ ہم وطنوں کا خون بہانے کا جواز نہیں ہو سکتا۔ مظاہرین کی آواز سنیں اور دیر ہونے سے پہلے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ فرح پہلوی نے آخر میں کہا کہ ایک آزاد ایران کل آپ کے بچوں کا بھی وطن ہوگا۔ اپنے ہم وطنوں کا خون بہا کر اپنے اور اپنے خاندان کے مستقبل کو تباہ نہ کریں۔
तारीख इन दिनों को हमेशा याद रखेगी और रुसवाई उनके हिस्से में आएगी जिन्होंने अपने भाइयों और बहनों पर गोलियां चलाई। पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान और चीन में तैयार किए गए JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की फरोख्त के लिए मुतअद्दिद ममालिक से मुज़ाकरात की तस्दीक की है। वज़ीर दिफाई पैदावार रजा हयात हराज ने BBC को बताया कि ये बातचीत जारी है, ताहम किसी भी मुआहदे में चीन की रजामंदी और शमूलियत लाजमी होगी। उनके मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जदीद AESA रडार और लॉन्ग रेंज BVR सलाहियतों से लेस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तियारा है, जिसकी हालिया कारकर्दगी ने आलमी फजाई अफवाज की तवज्जो हासिल की है। वजीर ने कहा कि इस तैयारी की कीमत दीगर आलमी जंगी तैयारों के मुकाबलों में कम है, जो तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर के दरमियान है, और यही इसकी बड़ी कशिश है। रजा हयात हराज ने वाजे किया कि चूंकि तैयारे की तैयारी में चीनी टेक्नोलॉजी शामिल है, इसलिए किसी भी बरामदी मुआहदे में चीन का किरदार फैसला कुन होगा। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक JF-17 मंसूबे में चीन सीनियर पार्टनर है और वो इसकी बरामदात पर गहरी नजर रखेगा, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। पाकिस्तानी वजीर ने मजीद कहा कि ये तैयारे हर मुल्क को फरोख्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि सिर्फ दोस्त ममालिक को, और ऐसे फैसले जियोपॉलिटिकल हालात को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। सऊदी अरब और तुर्की समेत चंद ममालिक के साथ दिफाई ताउन की इतलात सामने आई हैं, ताहम इन मुआहिदों की तफसीलात को फिलहाल राज में रखा गया है। इंडिया के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल के एक बयान ने मुल्क में सियासी और समाजी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए अजीत डोवाल ने कहा कि तारीख हमें चैलेंज करती है और हमें अपनी तारीख का बदला लेना होगा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया, और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। अजीत डोवाल ने नौजवानों से खिताब में मजीद कहा कि इंडिया की तहजीब को माजी में नुकसान पहुंचाया गया, गांव जलाए गए और मंदिरों को लूटा गया, और ये तारीख आज की नस्ल से जवाब मांगती है। उनके मुताबिक लफ्ज बदला मुनासिब नहीं, मगर इंतकाम बजाते खुद एक ताकत है और मजबूत क़यादत के जरिए कौम को दोबारा अजमत की तरफ ले जाना जरूरी है। इस बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इसे फिरका वाराना सोच का अक्कास करार देते हुए कहा कि सदियों पुराने वाकयात के नाम पर नौजवानों को उकसाना खतरनाक है। कांग्रेस रहनुमाओं और साफियों ने सवाल उठाया कि अगर तारीख का बदला लेना है तो फिर किन मुमालिक या अकवाम को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी से वाबस्ता हलकों, दिफाई तज्जियाकारों और बाज़ माहिरीन ने अजीत डोवाल का दिफा करते हुए कहा कि उनके बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है और उनकी तकरीर का असल मकसद नौजवानों में खुद एतमादी, क़यादत और कौमी शऊर पैदा करना था। मजमूई तौर पर अजीत डोवाल का बयान इंडिया में कौम परस्ती, तारीख और कौमी सलामती के बयानिए पर एक नई और मुतनाज़ बहस को जन्म दे चुका है। सामीन, सर्दियों के मौसम में अक्सर लोगों को प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से पानी पीने की आदत मुतासिर होती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये एक कुदरती एहसास जरूर है, मगर हकीकत ये है कि सर्दियों में भी जिस्म को उतनी ही मिकदार में पानी दरकार होता है जितना गर्मियों में, बल्कि बाज़ सूरतों में इसकी ज़रूरत मज़ीद बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि सर्द मौसम में जिस्म की रगें सुकड़ जाती हैं, जिससे खून का बहाव जिस्म के मरकजी हिस्सों तक महदूद हो जाता है। इस अमल के नतीजे में दिमाग को ये गलत सिग्नल मिलता है कि जिस्म में पानी की कमी नहीं, और यूं प्यास का एहसास तकरीबन 40% तक कम हो जाता है। दूसरी जानिब सर्दियों में गुर्दे पेशाब के जरिए ज्यादा पानी खारिज करते हैं। हीटर और गर्म कपड़ों के बाइस पसीना भी आता है जो नजर नहीं आता। यूं डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि पानी कम पीने से खून गाढ़ा हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल के दौरे या फालिज का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसके अलावा कब्ज, बदहजमी, सर दर्द, थकावट, इज़्तिराब, गुर्दों की बीमारी, पथरी और पेशाब के इन्फेक्शन जैसे मसाइल भी जन्म ले सकते हैं।
बुजुर्ग अफराद, ज़ियाबितिस, दिल और खून के मरीजों के लिए पानी की कमी खास तौर पर खतरनाक साबित हो सकती है। खवातीन में पानी की कमी हार्मोन्स के तवाज़ुन को भी मुतासिर कर सकती है, जिससे मूड की खराबी, माहवारी के मसाइल और पेट की तकालीफ बढ़ सकती है। माहिरीन मशवरा देते हैं कि सर्दियों में भी रोजाना 10 से 12 गिलास पानी जरूर पिया जाए। सुबह के वक्त पानी ज्यादा पिया जाए और पानी की जगह चाय या कॉफी पर इन्हिसार ना किया जाए। नीम गर्म पानी जिस्म के लिए ज्यादा मुफीद समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक प्यास ना लगना सेहतमंद होने की अलामत नहीं, बल्कि ये एक खामोश खतरा है जिसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में पाकिस्तानी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान एक गैर मामूली फैसले के बायस खबरों में आ गए हैं, जब उन्हें मुखालिफ टीम के हाथों आउट हुए बगैर ही टीम के कप्तान के इशारे पर पवेलियन वापस बुला लिया गया। फैसला रिटायर्ड आउट के कानून के तहत किया गया, जो हालिया बरसों में खास तौर पर T20 क्रिकेट में बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल हो रहा है। रिटायर्ड आउट उस सूरत हाल को कहा जाता है जब कोई बल्लेबाज इंजरी के बगैर टीम की हिकमत अमली के तहत इनिंग्स मुकम्मल किए बगैर मैदान छोड़ दे। ऐसे बल्लेबाज को दोबारा बैटिंग के लिए आने के लिए मुखालिफ टीम के कप्तान की इजाजत दरकार होती है। ये कानून रिटायर्ड हार्ट से मुख्तलिफ होता है, जिसमें खिलाड़ी इंजरी के बायस बाहर जाता है और बाद में वापस आ सकता है। मेलबर्न रेनिगेड्स की जानिब से खेलते हुए रिजवान ने 23 गेंदों पर 26 रन बनाए, मगर उनका स्ट्राइक रेट 113 था, जो T20 के मयार के मुताबिक सुस्त समझा गया। 19वें ओवर से कबल कप्तान विल सुदरलैंड ने रन रेट तेज करने की नीयत से रिजवान को रिटायर्ड आउट कर दिया। तहम ये हिकमत अमली ज्यादा कामयाब साबित ना हो सकी और आखिरी 2 ओवर्स में टीम सिर्फ 16 रन ही बना सकी। क्रिकेट तज्जियाकारों के मुताबिक मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें T20 में हिकमत अमली के तहत रिटायर्ड आउट किया गया। इस फैसले पर सोशल मीडिया पर बहस जारी है, जहां कुछ मुबस्सिरीन इसे जदीद T20 की जरूरत करार दे रहे हैं, जबकि दीगर का कहना है कि रिजवान जैसे खिलाड़ी एंकर के तौर पर टीम को इस्तेहकाम फराहम करते हैं। यह वाकया इस बात की अक्कासी करता है कि जदीद T20 क्रिकेट में रन रेट और जारिहाना बैटिंग को किस कदर अहमियत दी जा रही है, हत्ता के बड़े नाम भी इस दबाव से महफूज नहीं रहे। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। चीन ने कहा है कि वो अपने जायज़ हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ नाफिज करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर ने पीर को ऐलान किया कि ये टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि टैरिफ के अंधाधुंध निफाज के खिलाफ चीन का मौक़िफ़ हमेशा वाज़े और मुस्तकिल रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि टैरिफ जंगें और तिजारती जंगें किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। दबाव और जबर मसाइल का हल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ पसंदी तमाम फरीकों के मफादात को नुकसान पहुँचाती है।